हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर अपन लेंगे वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब देखो, ये चैप्टर जो है वो बेसिकली रेस्पिरेशन चैप्टर में आता है। तो जब अपन एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ अपन ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। एक्चुअल में रेस्पिरेशन का होता है सेल के अंदर होता है, और वो वाला जो प्रोसेस होता है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जितने भी टॉपिक आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब अपन को प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में करवाए जाते हैं। तो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखो, रेस्पिरेशन एक तरह का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो अपन ने डाइजेस्टेड फूड आइटम जो अपन ने डाइजेस्ट किए थे, उन फूड आइटम को अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और स्पेशली ग्लूकोज को, उसको ऑक्सीडाइज करके उससे क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। और साइड में क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ऑक्सीडाइज करने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो सबसे पहले अपन बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेंगे और फिर उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएंगे, जहां सेल क्या करेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी और CO2 बनाएगी। और इस CO2 को वापस अपन कहां तक पहुंचाएंगे, लंग्स तक पहुंचाएंगे और लंग्स से बाहर भेज देंगे। अब इसमें जो सेल के अंदर जो जो इवेंट होते हैं, जिसमें अपने क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस आता है, लिंक रिएक्शन आती है, क्रेब्स साइकिल आता है, ये सब अपन को इस चैप्टर में नहीं करना। इस चैप्टर में अपन ये करेंगे कि अपन ऑक्सीजन अंदर कैसे लेते हैं और CO2 बाहर कैसे निकालते हैं। बोले तो ब्रीथिंग समझेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज समझेंगे कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लंग्स और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है, और फिर ऐसा ही एक्सचेंज टिश्यू में कैसे होता है, और लंग से टिश्यू तक वो गैस कैसे जाती है, ये सब अपन समझेंगे। सेल के अंदर जो फाइनली एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, वो अपन इस चैप्टर में नहीं करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid। इन सब को अपन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, और क्या निकालते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि हार्मफुल होती है, और वो रिलीज होगी इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में। देखो, रेस्पिरेशन को क्या नाम दे रखा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक क्यों कहा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और इसमें क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड। O2 आपको लगातार प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, जो CO2 बनेगी उसे लगातार बाहर निकालना पड़ेगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस इन सेल। मतलब सेल के अंदर जो CO2 है और जो एटमॉस्फेयर में O2 है, उनके बीच का एक्सचेंज। मतलब O2 को अपन को बाहर से अंदर लाना पड़ेगा, फिर सेल तक पहुंचाना पड़ेगा, सेल के अंदर की CO2 को बाहर तक भेजना पड़ेगा और फिर एकदम बाहर। ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, जिसे कॉमनली अपन रेस्पिरेशन कहते तो है, लेकिन ये रेस्पिरेशन का सिर्फ एक स्टेप है। अब आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में मैकेनिज्म जो होती है वो ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग बोले तो ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालने की मैकेनिज्म अलग अलग होती है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जैसे स्पॉन्ज, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स बोले तो प्लेटिहेल्मिंथेस। इन सब में जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। उनकी बॉडी की सरफेस से ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से अंदर चली जाती है और CO2 अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाहर चली जाती है। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिंथेस, इन सब में सिंपल डिफ्यूजन होता है। इवन एस्केहेल्मिंथेस में भी बहुत सारे मेंबर में सिंपल डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, फिर अगला दे रखा है अर्थवर्म। अर्थवर्म किसका होता है, एनेलिडा का, तो उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। फिर दे रखा है इंसेक्ट। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में होते हैं, उनमें ट्यूब्स होती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है। और नेटवर्क ऑफ ट्यूब से रेस्पिरेशन को कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अगर आपने किसी इंसेक्ट को देखा हो तो उस इंसेक्ट के बाहर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे पोर दिखाई देते हैं,
और इन पोर से क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और पूरे उनके अंदर ऐसे नेटवर्क होता है पूरा ट्यूब्यूल्स का जो पूरी बॉडी में फैला देता है। ठीक है, तो ट्रैकियल ट्यूब्स किस में होती है, ये आपका सबसे पहला याद रखना है, किस में होती है, इंसेक्ट में। मॉइस्ट क्यूटिकल से किस में होती है, अर्थवॉर्म में। सिंपल डिफ्यूजन से किस किस में होती है, पोरीफेरा में, सिलेंटेरेटा में, फ्लैटवॉर्म्स में, इन सब में। अब आगे देखते हैं स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर किस किस में होते हैं, गिल्स और लंग्स, दो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। गिल्स अगर होगा तो उसे अपन ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे और अगर लंग्स है तो उसे अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। गिल्स किस किस में होते हैं, ऑब्वियस थिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे जैसे कि आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इन सब में होंगे और फिश वगैरह में भी होंगे। जबकि लंग्स किस किस में होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में फिश एक्वेटिक होती है तो उनमें गिल्स होते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, वो रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल से भी कर सकता है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि किसमें सिंपल डिफ्यूजन से होता है तो किस किस में होता है, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, प्लेटीहेल्मिंथेज, एस्केहेल्मिंथेज, इवन टीनोफोरा, इसमें भी अपने किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। एनेलिडा में किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट का दे रखा है, कौन सा होता है, ट्रैकियल ट्यूब से होती है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोले तो गिल से रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोले तो लंग से रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, जब मॉइस्ट क्यूटिकल से होती है जो कि एम्फीबियंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से कर लेंगे अच्छे से। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में अपन इसको स्टडी करते हैं। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक गैस एक्सचेंज पार्ट, या इसे अपन रेस्पिरेटरी पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से देखोगे तो ये अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, जिसमें सबसे बाहर कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल पैसेज से होता हुआ नेजल चैम्बर, फिर ये अपने फेरिंग्स वाला पोर्शन हो जाता है। उसके बाद ये देखो पोर्शन अपने क्या होता है, लैरिंग्स, फिर ये क्या हो जाएगी, अपने ट्रैकिया हो जाएगी। और ट्रैकिया यहाँ पे देखो दो ब्रांच में डिवाइड होगी जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे, फिर ये अंदर और डिवाइड होगी जिसे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वो और डिवाइड होगी टर्सरी ब्रोंकाई, फिर वो और डिवाइड होती रहेगी, उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। फाइनली सबसे लास्ट में जो होगी उसे अपन टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, और ट्रैकिया के बाद में जब ये यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद की जितनी भी ब्रांचिंग है वो सब और एल्वियोलाई ये सब अपने किसके अंदर आ रहे हैं, लंग्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम को थोड़ा और जूम करके अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये अपने लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स की एक कार्टिलेज होती है एपिग्लोटिस, जो क्या करती है, ट्रैकिया के ऊपर कवर का काम करती है। ठीक है, और जब अपन खाने को निगलते हैं तो ये ट्रैकिया के इस ओपनिंग को क्या करती है, कवर कर देती है, जिससे फूड पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर नहीं जाते। ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है उसे कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और क्योंकि ये ग्लोटिस को कवर करती है इसलिए इसका क्या नाम दिया है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस है क्या, लैरिंग्स की एक कार्टिलेज है। लैरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेज होती है, उसमें से एक कार्टिलेज एपिग्लोटिस होती है। फिर ये आगे देखो ये है ट्रैकिया, फिर ये देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाली दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुई, ये अपनी हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुई, ये क्या हो गई, टर्सरी ब्रोंकाई। और फिर ये टर्सरी ब्रोंकाई और डिवाइड होती रहेगी, आगे और डिवाइड होती रहेगी, वो सब ब्रोंक्यूल्स कहलाएगी। और जो सबसे लास्ट में होगी उसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और फिर वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होती है जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। एक चीज और नोट करने लायक है कि ये अपने देखो ट्रैकिया में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, सी शेप के या इनकम्प्लीट, देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये सब जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये सी शेप के कार्टिलेज की रिंग्स होती है जो क्या करती है, इस पूरे रेस्पिरेटरी पाथ को कोलैप्स होने से रोकती है। ठीक है, और सी शेप्ड ये कार्टिलेज रिंग्स किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। मैं आगे कहीं नोट करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब अपन वापस आते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा था, कंडक्टिंग पार्ट।
ये वो पार्ट है जो क्या करता है, एयर को बाहर से लेकर रेस्पिरेटरी सरफेस या एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। इसमें क्या क्या आता है, देखो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इसके आगे एल्वियोलाई आएगी जो किसका काम करेगी, वो तो अपने रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडक्टिंग पार्ट के अपन फंक्शन देखें, क्या क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन है कि ये एयर को कहाँ तक पहुंचा देती है, रेस्पिरेटरी सरफेस तक। ये फिल्टर करने का भी काम करती है। इस पूरे पाथ में बहुत सारी जगह पर म्यूकस की लेयर होती है, बहुत सारी जगह हेयर होते हैं, कई कई सीलिया होती है। ये सब चीजें क्या करती है, एयर में से डस्ट पार्टिकल और चीजों को क्या करती है, अलग करने का काम करती है। थर्मो रेगुलेशन ऑफ एयर भी करवाती है, मतलब एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के आसपास करती है। ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी कर देती है जिससे लंग्स डैमेज ना हो, बेसिकली लंग्स के अंदर की एल्वियोलाई डैमेज ना हो। अब देखो पार्ट ऑफ फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन होता है किसके अंदर, फूड और एयर दोनों के लिए। पूरी फेरिंग्स डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन नहीं होती है, उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां से फूड भी पास होता है, जहां से एयर भी पास होती है। और अब इसके जस्ट आगे देखो, आप इस डायग्राम को शायद अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसके आगे जो होती है वो दो तरह के पाइप होते हैं, फूड पाइप जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहते हैं। इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, किसकी, ट्रैकिया की ओपनिंग को, और फूड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं गैलेट। और ये अभी अपन ने देखा था लैरिंग्स का एक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस होती है जो इसको कवर करके रखती है। अब ये जरूरत क्यों है, क्योंकि अभी अपन ने क्या कहा कि फेरिंग्स का एक पोर्शन ऐसा होता है जहां फूड भी आता है और विंड भी आती है। अगर फूड पार्टिकल या ट्रैकिया में चले गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको कवर करने के लिए क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, तो यही अपने इधर लिखा हुआ है। तो लैरिंग्स जो होता है वो एक कार्टिलेज का बॉक्स है। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स मेड ऑफ 9 कार्टिलेज, और आउट ऑफ दीज 9 कार्टिलेज एक क्या होती है, एपिग्लॉटिस। दिस थिन इलास्टिक कार्टिलेज गार्ड ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड आइटम को ट्रैकिया में जाने से। ट्रैकिया जो होती है उसके पूरे अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर सीलिया होते हैं। तो सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है ट्रैकिया की लाइनिंग। क्या होती है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब एक्चुअल में उसमें एक से ज्यादा लेयर नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर है, पर ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा लेयर है। कॉलमनर मतलब उसकी सेल ऐसे लंबी लंबी सी है, सीलिएटेड मतलब उसकी सेल के ऊपर ऐसे सीलिया होंगे। तो ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, और ये सीलिया जो होती है वो बहुत हेल्प करती है म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलने में और फिल्ट्रेशन वगैरह में। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब अप टू अ मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी तक तो ट्रैकिया सीधी जाती है, और उसके बाद यहाँ से क्या करती है, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। जिस जगह से डिवाइड होती है उसे अपन मिड थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं, और अगर वर्टिब्रा के हिसाब से देखें तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वहां आकर ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया जो होती है फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ब्रोंक्यूल्स बनाती है, ठीक है, और ब्रोंकाई बनाती है, और फिर वो और ब्रांच होगी और क्या बनाएगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और ये सब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होती है। उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जो सी शेप की होती है, और ये किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की। उसके बाद अपनी आती है रेस्पिरेटरी साइट, रेस्पिरेटरी सरफेस या गैस एक्सचेंज सरफेस। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नंबर ऑफ वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ये अपनी एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरी होती है। तो कैपिलरी के ब्लड और एल्वियोलाई के अंदर की जो एयर है उसके बीच में गैस एक्सचेंज होते हैं। O2 जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है, और CO2 जो है वो ब्लड से कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ गैस एक्सचेंज हो जाता है। अब अपन जल्दी से एक बार अपनी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं। देखो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो कि ओपन होते हैं बाहर की तरफ, और ये कहाँ होते हैं, अपर लिप्स के ऊपर होते हैं। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर तक जाते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, वो फेरिंग्स में खुलता है, और अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स रीजन, और फिर वो कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया में। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं।
जब अपन खाने को निगलते हैं तो ग्लॉटिस जो होता है, ग्लॉटिस किसे कहते हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को, उसके ऊपर कवर लगती है और वो कवर क्या है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस बेसिकली लैरिंग्स के 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज होती है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब और ये कहाँ तक जाती है, मिड थोरेसिक कैविटी पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जाके राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ईच ब्रोंकाई फिर डिवीजन करती है सेकेंडरी, फिर और डिवीजन करती है टर्सरी, फिर और करती है ब्रोंकियोल्स और सबसे लास्ट में थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में क्या होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। इसका क्या मतलब है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती है, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होती है वो नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई उसे अपन क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो वी हैव 2 लंग्स, अपने पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं और इन दोनों लंग्स के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लूरा। एक होती है पैराइटल प्लूरा, एक होती है विसरल प्लूरा और उन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं और ये फ्रिक्शन वगैरह को कम करने के काम में आता है, ठीक है। जो आउटर प्लूरा होती है वो जो होती है क्लोज कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक कैविटी। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं अपन। देखो ये अपने क्या थी, एपिग्लॉटिस, उसके बाद ये लैरिंग्स, ये अपने क्या हो गई, ट्रैकिया, ये अपने फिफ्थ जो वर्टिब्रा थी, कौन सी, थोरेसिक वर्टिब्रा, उसका लेवल है और यहाँ पर जाके ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई। ये एक प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और डिवाइड होगी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब अंदर चलेगा। अब इस लंग्स के ऊपर देखो ये कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये कवरिंग और एक ये कवरिंग, ठीक है। ये वाली कवरिंग कहलाती है विसरल प्लूरा और ये वाली कवरिंग कहलाती है पैराइटल प्लूरा और इन दोनों के बीच में देखो लिक्विड भरा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ये मेनली तो क्या काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, इसके अलावा ये ड्राई होने से बचाता है लंग्स को और शॉक एब्जॉर्ब का भी काम करता है, ठीक है। तो ये अपने हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, कितनी होती है, 2 होती है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा किसके कांटेक्ट में होती है, लंग्स के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। इसके अलावा इस डायग्राम में और देखने लायक चीज क्या है, 2 लंग्स है और इन 2 लंग्स के बीचों बीच में देखो ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे अपन क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। लंग्स टोटल कितने हैं, 2 लंग्स है और दोनों ही लंग्स नॉन मस्क्यूलर होते हैं, मतलब मसल्स नहीं होती। इसका क्या मतलब है, लंग्स अपना वॉल्यूम खुद कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2 लंग्स में से ये लंग्स जो है वो राइट लंग है और ये कौन सा है, लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग्स जो होता है वो कंपेरेटिवली लंबा होता है लेकिन पतला होता है, लॉन्ग बट स्लेंडर। राइट लंग ऐसे शॉर्ट होता है लेकिन ब्रॉड होता है। तो अगर अपन विड्थ वाइज देखें तो राइट लंग बड़ा होता है, लेंथ वाइज देखें तो लेफ्ट लंग बड़ा होता है। लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होती है, राइट के अंदर 3 लोब होती है। इतना सब अपने एनसीईआरटी में दे नहीं रखा लेकिन आप इतना तो और याद कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो ये सब अपने लाइनिंग वाइनिंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आउटर जो प्लूरल थी वो थोरेसिक लाइनिंग के साथ और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स की सरफेस के साथ में क्या होती है, कॉन्टेक्ट में होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई, देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसे कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और एल्वियोलाई और उनकी डक्ट जो होती है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बनाती है। कंडक्टिंग पार्ट क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, क्लियर एयर मतलब उसे क्लियर करने का काम करती है, ह्यूमिडिफाई करती है और उस एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक लाने का भी काम करती है। एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है वो एक्चुअल साइट होता है जहाँ O2 और CO2 के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। लंग्स जो होता है थोरेसिक चैम्बर में होता है। अब थोरेसिक चैम्बर बनेगा कैसे, तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये चैम्बर कैसे बनेगा, ये एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें फ्रंट की डॉर्सल साइड में, अब डॉर्सल साइड कौन सी होती है, जैसे अपन ऐसे खड़े हैं तो ये जो सामने वाली साइड जो है वो वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। तो देखो वेंट्रल साइड में तो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल साइड में क्या है, स्टर्नम, और लेटरल साइड में क्या है, रिब्स, और नीचे की तरफ क्या है, डोम शेप डायफ्राम। अब इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। देखो मैं वापस अच्छे से बनाता हूँ। देखो ये अपने वर्टिब्रल कॉलम, ये कौन सी साइड में है, डॉर्सल साइड में,
ये अपनी हो गई स्टर्नम, और ये स्टर्नम कौन सी साइड में, वेंट्रल साइड में। ये वर्टिब्रल कॉलम था जो अपने कौन सी साइड में था, डॉर्सल। अब वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में ऐसे रिब्स होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 रिब्स, ठीक है। 7 रिब्स के बाद में स्टर्नम वाली साइड जगह देखो थोड़ी सी छोटी, तो फिर 8th रिब्स यहाँ के जुड़ जाती है, 9th भी यहाँ के जुड़ जाती है, और 10th भी। 8th 9th 10th रिब्स कहाँ जुड़ी होती है, 7th रिब्स पर, और फिर 11th और 12th रिब्स ऐसे हवा में होती है, ठीक है। ये जब आप रिब्स पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि 1 से लेकर 7 तक तो ट्रू रिब्स कहलाती है, क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती है और स्टर्नम तक जाती है। 8th 9th और 10th रिब्स जो 7th रिब्स के ऊपर जाके जुड़ती है उसे फॉल्स रिब्स कहते हैं, और ये दो नीचे वाली 11th और 12th रिब्स जो होती है ऐसा लग रहा है हवा में तैर रही है, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो वापस आते हैं अपनी बात पे, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल साइड में स्टर्नम, और लेटरल साइड में क्या हो जाएगी, अपने रिब्स हो जाएगी, और नीचे की तरफ अपने क्या होगा, डायफ्राम होगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरी चारों तरफ अपन ने किसको कवर कर लिया, लंग्स को घेर लिया, और ये पूरी जो कैविटी बनेगी उसको कहेंगे थोरेसिक कैविटी, और उसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर की कैविटी को कहते हैं पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप ध्यान से समझना एक एक करके। पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी चेंज पल्मोनरी कैविटी। अगर मैं इस बाहर वाली कैविटी को कम करूं, अंदर की तरफ पुश करूं, तो वो किसको पुश करेगी, लंग्स को, तो लंग्स के अंदर की कैविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी कॉज चेंज इन पल्मोनरी कैविटी, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। एक लंग्स खुद अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाते, उनमें मसल्स नहीं होती। अब अपन क्या करेंगे फिर, तो रिब्स को और डायफ्राम को मूव करवा कर अपन थोरेसिक कैविटी को कम ज्यादा करेंगे, और जैसे ही थोरेसिक कैविटी को कम ज्यादा करेंगे तो पल्मोनरी कैविटी भी कम ज्यादा हो जाएगी। अब रिब्स और डायफ्राम को मूव कैसे कराएंगे, रिब्स को मूव करवाने के लिए इंटरकॉस्टल मसल होती है। क्या होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स दो तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये दोनों मसल्स मूव करवा के रिब्स और डायफ्राम को अंदर बाहर मूव करती है, इससे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। प्रेशर ग्रेडियंट बोले तो कहाँ के बीच में, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस बनेगा। अगर मैं इस प्रेशर को कम करूं तो इनडायरेक्टली बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर से एयर का आ जाएगी अंदर। अगर मैं पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाऊं तो एयर अंदर से कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो इन सब को अपन मूव करवा के एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और एटमॉस्फेयर के बीच में एक अपन क्या करेंगे, डिफरेंस बनाएंगे। अब अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो कम होगा तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हुआ तो एयर अंदर से बाहर चली जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये याद रखे, डॉर्सल साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में क्या होता है, स्टर्नम, लेटरल साइड में क्या होती है, रिब्स होती है, लोअर साइड में क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम होता है। The anatomically setup of lungs in thorax is such that the any change in volume of thoracic cavity वो फिर किस में चेंज लाएगा, पल्मोनरी कैविटी में। और ये अरेंजमेंट किसके लिए जरूरी है, ब्रीथिंग के लिए। और क्यों जरूरी है, क्योंकि लंग्स खुद अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है कि अपनी बुक में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन जो होता है 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले ब्रीथिंग होगी, और जिसे अपन पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी और CO2 रिच एल्वियोलर एयर बाहर रिलीज कर देते हैं। दूसरा काम होगा एक्सचेंज, किस किस का, O2 और CO2 का, किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। फिर ब्लड में आ गई तो ब्लड इन गैसेज को लेके जाएगा कहाँ तक, टिश्यू और सेल तक। सेल के पास जाकर फिर एक्सचेंज होगा, ब्लड से ऑक्सीजन सेल में चली जाएगी और CO2 से कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। और फिर सेल के अंदर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो देखो एनसीईआरटी लिखती है कि अपन को किसी और चैप्टर में करना है, और वो चैप्टर कौन सा है, प्लांट रेस्पिरेशन। वापस रिपीट करते हैं, पहले स्टेप में ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर, ये होता है।
दूसरे स्टेप में एल्वियोलाई के अंदर की ऑक्सीजन को ब्लड में और ब्लड के अंदर की CO2 को एल्वियोलाई में। एक बार ये ब्लड में आ गई तो तीसरा स्टेप होगा ट्रांसपोर्टेशन, जो कहाँ तक लेके जाएगा, टिश्यू तक। ये मान लेते टिश्यू, ये मान लेते ब्लड टिश्यू तक लेके आ गया, तो टिश्यू के अंदर की CO2 बाहर और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर, फिर एक्सचेंज हुआ। टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर जाने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन अपन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, अपन सबसे पहले करेंगे ब्रीथिंग, जिसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। और अभी अपन ने अच्छे से देखा ये 2 स्टेप में होता है। कौन से 2 स्टेप होंगे, एक होगा इंस्पिरेशन और एक होगा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर जो होती है वो बाहर रिलीज की जाती है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ये एयर अंदर बाहर ले जाने के लिए अपन को एक प्रेशर डिफरेंस सेटअप करना पड़ेगा। किस किस के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में सेटअप करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, प्रेशर विद इन द लंग्स को क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और इंस्पिरेशन कब होता है, जब ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो, किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में। इसका मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, जिसे अपन नेगेटिव लंग प्रेशर कहते हैं, और ऐसा होने पर बाहर से एयर अंदर चली जाएगी। एक्सपीरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और ऐसे होने पर लंग्स के अंदर की एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, जिसे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, जो कि रिब्स के बीच में होती है, हेल्प करती है ये ग्रेडियंट सेटअप करने में। तो कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती है, एक तो होती है इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होती है, 2 तरह की होती है, EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और IICM इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरी मसल्स होती है डायफ्राम के बीच में, जिसे फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। अगर डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिलैक्स होने पर डायफ्राम की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, डोम से। ठीक है, देखो इंस्पिरेशन जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है डायफ्राम में। याद रखें, पहले कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, डायफ्राम में, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा EICM में, जिससे रिब्स और अपने क्या कहते हैं स्टर्नम मूव करेंगे। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज होता है, लेकिन कौन सी एक्सिस में होता है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ये साइज में इंक्रीज होगा। और जब EICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज होगी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। याद रखें, इंस्पिरेशन कब स्टार्ट होता है, जब पहले क्या होगा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, बाद में क्या होगा EICM में कॉन्ट्रैक्शन। जनरल ब्रीथिंग में IICM का रोल नहीं होता। जब अपन डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो उस समय थोरेसिक कैविटी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ती है। जब अपन EICM में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो थोरेसिक कैविटी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ती है। तो देखो वापस देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ EICM में, रिब्स जो है बाहर की तरफ चली गई, स्टर्नम बाहर की तरफ चली गई। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, जिसे फ्रेनिक मसल्स कहते हैं डायफ्राम की मसल्स को, इसमें कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा। इससे ओवरऑल ये वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर अंदर से वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से कहाँ आ जाएगी, अंदर। एक बार वापस देखते हैं, पहले EICM में कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों में से पहले कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, डायफ्राम में पहले होता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन से ये फ्लैट हो गया, तो देखो ये एक्स्ट्रा जगह हो गई। ठीक है, जब EICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स बाहर चले जाएंगे, स्टर्नम बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ जगह हो जाएगी। ये सब होने से थोरेसिक जो कैविटी थी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर जो लंग्स है उसका पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर प्रेशर ज़्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। ये अपने हो गया इनहेलेशन। इनहेलेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, इनहेलेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव, मतलब ये सारे काम आपको करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब एक्सपीरेशन होगा तो रिलैक्सेशन होगा सब में। डायफ्राम रिलैक्स होते ही, देखो यहाँ पे नीचे देखते हैं, जैसे ही एक्सपीरेशन होगा तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम जो फ्लैट था उसके कंपेयर वापस डोम शेप हो जाएगा, तो ये इतना वॉल्यूम घट गया।
EICM रिलैक्स होगी तो स्टर्नम और ये सब अपनी जगह पर आ जाएगा। इस सबसे थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, कम। थोरेसिक वॉल्यूम कम तो उसके अंदर का पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम। वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर बाहर अंदर से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है। और ये जो होता है एक्सपीरेशन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है, अपने आप ही हो जाता है। इसमें जनरल रेस्पिरेशन के समय एक्सपीरेशन में आपको कोई वो क्या नहीं खर्च करनी पड़ती, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो इसके अलावा अपने पास में एक और एबिलिटी होती है जिसे अपन फोर्स एक्सपीरेशन कहते हैं। याद रखना अच्छे से, एक और अपने पास एबिलिटी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन। क्या कहते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन। और फोर्सफुल एक्सपीरेशन एनसीईआरटी कहाँ लिखती है, देखो क्या लिखी हुई है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। और बुक में लिखा हुआ है एडिशनल मसल्स कौन सी होती है, एब्डोमेन में होती है। तो एक तो एब्डोमिनल मसल हेल्प करती है, एक इंटरकोस्टल मसल्स का एक और टाइप होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हेल्प करती है। तो अगर आपको पूछे फोर्सफुल एक्सपीरेशन या फोर्सफुल रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स काम में आती है, तो IICM और एब्डोमिनल मसल्स काम आती है। जनरल ब्रीथिंग जो होती है उसकी रेट क्या होती है, तो अपन जनरली 12 से 16 12 to 16 टाइम पर मिनट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एक ब्रीथिंग राउंड में एक एक्सपीरेशन और एक इंस्पिरेशन दोनों कलेक्टिवली काउंट होंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग वो एस्टिमेट की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे स्पायरोमीटर कहते हैं, और ये करना स्पायरोमेट्री भी कहलाता है। और ये क्लिनिकल असेसमेंट मतलब लंग्स का फंक्शन कैसे हो रहा है, लंग्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें हेल्प करते हैं। अब इससे रिलेटेड अपनी बुक में देखो नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो कौन कौन से पढ़ना है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये चार तो अपन को वॉल्यूम करना है, और इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे इन दो का कॉम्बिनेशन बना लिया या इन दो का कॉम्बिनेशन बना लिया या इन तीन का कॉम्बिनेशन बना लिया, इन चारों का कॉम्बिनेशन बना लिया, उन्हें अपन कहेंगे कैपेसिटी। तो पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। दो वर्ड पर आप ध्यान दें कि अपन ब्रीथिंग नॉर्मल कर रहे हैं या फोर्सफुल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब नॉर्मली अपन फोर्स नहीं लगा रहे, नॉर्मली अपन जितनी एयर बाहर निकालते हैं जितनी एयर अंदर लेते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये वो अमाउंट है जो अपन नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के समय लेते हैं, और इसकी अमाउंट कितनी है, 500 ml। अपनी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 12 से कितनी होती है, 16 तक होती है। अगर 12 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6000 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 8000 आ जाएगा। तो 6000 से 8000 ml पर मिनट अपन टाइडल वॉल्यूम एयर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी मैंने क्या बोला कि अपन जनरली कितनी सांस लेते हैं और कितनी सांस छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, ये अपना क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। ये यहाँ से नॉर्मल ब्रीथ इन किया, अंदर गई और ये छोड़ा, वापस कम हो गई, ये क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। लेकिन इस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर भी अपन और एयर अंदर की तरफ खींच सकते हैं फोर्स करके, उसे अपन कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम मतलब टीवी के अलावा, ठीक है, टीवी इसमें शामिल नहीं है, टाइडल वॉल्यूम इसमें शामिल नहीं है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा और ऊपर से अपन कितनी सांस फोर्सफुल इंस्पिरेशन से अंदर ले सकते हैं उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी अमाउंट 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास होती है, या 2500 ml से 3000 ml तक होती है। ठीक ऐसे कैसे एक एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। इसका क्या मतलब है, अपन 500 ml तो सांस छोड़ते ही है टाइडल वॉल्यूम के समय, उसके अलावा फोर्स लगाकर और सांस छोड़ सकते हैं, तो वो एडिशनल कितनी एयर और रिलीज कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सपीरेटरी वॉल्यूम कहते हैं, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है, 1000 से 1100। अब मेरी बात सुनना, जनरली ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ रहता है, लंग्स के अंदर ही रहता है। जनरली ये वॉल्यूम कहाँ होगा, लंग्स के अंदर। जब अपन टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर लेंगे और टाइडल वॉल्यूम जितनी छोड़ेंगे, टाइडल जितनी लेंगे टाइडल जितनी छोड़ेंगे, तो ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ होता है, अपने अंदर ही रहता है। जब अपन और ये अपन ने टाइडल वॉल्यूम की लिया, ये टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम लिया और छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद अगर मैं और छोड़ना चाहूँ तो फिर ये एयर बाहर निकलती है। इसका मतलब जनरली ब्रीथिंग के समय
एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितनी एयर तो अंदर ही रहती है, इसे याद रखना, अभी आगे काम आएगा। एक है रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपने ब्रीथ आउट किया तो 500 ml सांस निकल गई, तो अभी लंग्स के अंदर सांस बची। अभी अपन ने देखा ERV जितनी एयर तो होती है, अपन ने जोर से सांस छोड़ी वो भी अंदर चली गई, अपन जोर लगा लिया अपन ने जितना भी और सांस छोड़ दी, उसके बाद भी लंग्स के अंदर सांस बच जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब अपन ने टीवी भी निकाल दिया, अपन ने ERV भी निकाल दिया, इतनी एयर निकालने के बाद भी लंग्स के अंदर जो एयर बचेगी उसे रेसिड्यूल वॉल्यूम कहेंगे, और ये हमेशा ही अंदर ही रहेगी। इसकी अमाउंट कितनी होती है, 1100 से 1200 ml के आसपास। अब ये रेसिड्यूल वॉल्यूम का क्या फायदा है, तो रेसिड्यूल वॉल्यूम बेसिकली वो एयर है जिसकी वजह से एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता रहता है, वो टाइम देता है, क्योंकि अपन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो जल्दी जल्दी करते हैं। रेसिड्यूल वॉल्यूम की वजह से वो एयर हमेशा बनी रहेगी और उसके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। अब देखो एक बार अपन इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये नॉर्मल ब्रीथ की लाइनिंग है, ठीक है। जब अपन नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो नॉर्मली अपन ने सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, तो ये नॉर्मल बाउंड्री के बीच में हो रहा है, इसे अपन कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना होता है 500। या नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, ये अपन ने सांस ली टाइडल वॉल्यूम जितनी, इसके बाद अपन और एयर अंदर की तरफ ले सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जो एयर लेते थे उसे अपन ने क्या बोला था, IRV, ठीक है। यहाँ से सांस छोड़ना स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने नॉर्मली जो ब्रीथ आउट किया वो टाइडल वॉल्यूम, और मैं फोर्स लगा के जो ब्रीथ आउट करूंगा वो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ब्रीथ आउट करने के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बच जाती है उसे रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। जनरली ये ERV और RV ये नॉर्मल ब्रीथिंग, जब नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता हूं तो ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो नॉर्मल ब्रीथ इन करते समय ये इतनी एयर तो कहाँ रहती है, लंग्स के अंदर ही रहती है। अब देखो अपन टोटल कितनी एयर अंदर ले सकते हैं जब लास्ट टाइम अपन ने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया था। वापस रिपीट करता हूँ, लास्ट टाइम अपन ने क्या किया, नॉर्मल एक्सपायर किया, मतलब देखो ये नॉर्मल ब्रीथ इन किया, फिर ये नॉर्मल ब्रीथ आउट किया, यहां पर है। अब अपन ज्यादा से ज्यादा कितनी सांस ले सकते हैं, तो पहले मैं टाइडल वॉल्यूम जितनी ले सकता हूं और फिर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व जितनी और ले सकता हूं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहलाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। याद रखने वाली बात है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ठीक पहले मैंने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया था, ठीक है। फिर एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैंने ये ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन किया, नॉर्मल ब्रीथ इन किया, अब यहां से मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा सांस छोड़ सकता हूं, तो पहले तो टाइडल वॉल्यूम जितनी और फिर ERV जितनी, तो ERV और TV इनको मिलाकर क्या बनती है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करने से ठीक पहले मैंने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया था, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करने से ठीक पहले मैंने नॉर्मल ब्रीथ इन किया था, फोर्सफुल नहीं किया था, ठीक है। अब एक है FRC, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। ये क्या होती है, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गलत कर लिया, एक मिनट आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको सेटल कर देते हैं अपन, यहाँ तक ही फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी होती है। देखो फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, ये लाइन किसको डिनोट करती है, नॉर्मल को, ठीक है। तो अपन ने नॉर्मल यहाँ से ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, अभी नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद भी इस लाइन के नीचे देखो इतनी एयर तो अभी भी अंदर ही है, तो नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद लंग्स में जो एयर बचती है उसे फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी कहते हैं, और ये किस किस का सम होती है, RV और ERV का। अब नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आप जोर से सांस बाहर छोड़ो और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी सांस ले सकते हो उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ध्यान सुनना, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अब मैंने फोर्स लगाया, तो मैं फोर्स लगाया तो यहां पर अब मैं कितनी सांस अंदर ले सकता हूं, तो पहले मैं ERV जितनी अंदर लूंगा, फिर मैं TV जितनी अंदर लूंगा, फिर मैं IRV जितनी अंदर लूंगा, तो ये तीन का सम, किस किस का सम, ERV प्लस TV प्लस IRV, इसको क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी और IC में क्या फर्क है,
आईसी करते समय अपन ने लास्ट टाइम नॉर्मल एक्सपिरेशन किया और फिर फोर्स लगाकर इंस्पिरेशन किया। वाइटल कैपेसिटी में लास्ट टाइम अपन ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया और फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। ठीक है, इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अपन फोर्स्ड इंस्पिरेशन, देखो मैं फोर्स इंस्पिरेशन करता हूं तो यहां पर हूं, उसके बाद मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी सांस छोड़ सकता हूं, तो फोर्स इंस्पिरेशन वाली वॉल्यूम छोड़ूंगा, फिर टाइडल वाली छोड़ूंगा और फिर फोर्स एक्सपिरेशन वाली छोड़ूंगा। इस तरीके से भी वाइटल कैपेसिटी को समझ सकते हैं। या फिर एक बार मैंने फोर्स एक्सपिरेशन किया तो मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं ये सांस लूंगा, फिर ये लूंगा और फिर ये लूंगा, तो वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का सम होती है। ठीक है, और टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, तो इतनी तो अपन ने देखा ही था, और ये तो हमेशा अंदर ही रहती है। तो इन RV प्लस ERV प्लस TV IRV इन सबको सम कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। अब अपन बुक से देखते हैं। देखो ये बुक में क्या लिखा हुआ है। पहले है कि एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की कुछ वॉल्यूम का सम करने पर कैपेसिटी आती है। ठीक है, पहली है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, लेकिन कब, जब अपन ने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया था। वाइटल कैपेसिटी में भी देखो यही है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, लेकिन लास्ट में फोर्स एक्सपिरेशन था, इसमें नॉर्मल एक्सपिरेशन था। नॉर्मल एक्सपिरेशन है तो टीवी प्लस IRV ले पाएंगे, फोर्स है तो इसके अंदर ERV भी जुड़ जाएगी, तो अपने वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अगर अपन फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिख दे तो वो भी वाइटल कैपेसिटी, देखो लिखा द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो फोर्स वर्ड लगा दे तो वाइटल कैपेसिटी, नॉर्मल वर्ड लगाकर अपन मैक्सिमम देखे तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। ठीक है, फंक्शनल रेसिड्यूल क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स, ऐसी एयर जो लंग्स के अंदर रहती है, लेकिन कब, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में तो ये बच जाती है रेसिड्यूल और ERV, तो इन दोनों का सम करेंगे। और फोर्स एक्सपिरेशन के बाद में बचती है, उसे सिर्फ अपन रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, उसे अपन टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। देखो कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान सुनना। RV और FRC में क्या फर्क है, तो RV वो एयर है जो लंग्स के अंदर रहती है जब अपन फोर्स एक्सपिरेशन कर चुके हैं, मतलब जोर से सांस जितनी छोड़ सकते थे छोड़ दी, उसके बाद भी जो बच जाएगी वो RV कहलाएगी। जबकि FRC क्या होती है, ये वो एयर है जब अपन ने नॉर्मल ब्रीथ आउट किया, उसके बाद कितनी सांस अंदर रहेगी, उसे FRC कहते हैं। FRC में RV प्लस ERV दोनों होती है, लेकिन जब अपन फोर्स एक्सपिरेशन करेंगे तो ये तो चली जाएगी, तो पीछे कौन सी बच जाएगी, RV। एक ये क्लियर हो गया। एक IC और VC में क्या फर्क होता है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कब होती है, जब अपन ने लास्ट टाइम नॉर्मल ब्रीथ आउट किया, उसके बाद नॉर्मल ब्रीथ आउट किया तो नॉर्मल ब्रीथ इन करेंगे और फिर ऊपर से और सांस अंदर लेंगे, तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, TV प्लस IRV आएगी। जबकि वाइटल कैपेसिटी करते समय अपन फोर्स एक्सपिरेशन करते हैं, तो पहले अपन ने कितनी सांस छोड़ी थी, ERV जितनी, तो पहले वो लेंगे, फिर नॉर्मल ब्रीथ वाली लेंगे, फिर जोड़ लगा के लेने वाली लेंगे। ठीक है, तो ये अपने था, ये अपने क्या थे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो दो जगह होगा, ध्यान से सुनना। ये बाहर से सांस आई, एयर आई, और ये अपने है एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरी। तो पहला तो एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के ऊपर, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के अंदर। दूसरा, यहाँ से ये ब्लड निकलकर कहाँ पर जाएगा, अपने कहाँ पे चला जाएगा, टिश्यू के पास में। तो फिर टिश्यू के अंदर की CO2 बाहर और ब्लड से O2 टिश्यू के अंदर, तो दो जगह अपने एक्सचेंज होता है, एक एल्वियोलाई और एक टिश्यू। लेकिन प्राइमरी साइट कौन सी होती है, एल्वियोलाई। NCERT में लिखा हुआ है तो अपन को मानना है एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ गैस ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, तो दो जगह होता है।
अब ये एक्सचेंज कौन से मेथड से होगा? डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन से हो रहा है, इसका मतलब कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। अब डिफ्यूजन जो होता है या तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। क्योंकि ये गैस है तो अपन प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सी प्रेशर? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होती है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इसको अपन समझ सकते हैं, जैसे ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में गैसेज का मिक्सर होता है और सारी गैसेज मिलकर कितना प्रेशर क्रिएट करती है? 760 mmHg के आसपास क्रिएट करती है। और इसमें से ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। तो इसमें से ऑक्सीजन का जो हिस्सा होगा उसे अपन कहेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कैसे निकाल सकते हैं? टोटल प्रेशर को अपन ऑक्सीजन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो करीब 159 के आसपास आ जाएगा, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, उसे अपन पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे कि जो एक्सचेंज होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, एक मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करेगा, और उसके अलावा डिफ्यूजन की रेट पे जो पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इनसे अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन डिसाइड होगा। अगर गैस ज़्यादा सॉल्युबल है तो आसानी से डिफ्यूजन होगा, मतलब रेट ज़्यादा होगी। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम होनी चाहिए, और जो अपने क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो अपनी बुक में ये रीडिंग दे रखी है, अपन को याद रखनी। ऑक्सीजन की ऊपर वाली, CO2 की नीचे वाली। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159। CO2 का कितना होता है? 0.3। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 और CO2 का 40। अब इन दोनों को कंपेयर करूँ तो कहाँ ज़्यादा है? एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम। तो एयर यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, तो ऑक्सीजन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड में जाएगी वो ऑक्सीजनेटेड कहलाएगा, जिसमें पार्शियल प्रेशर कितना है? 95। फिर जब ये ब्लड टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर 40 है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी। तो पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर टिश्यू में, और उल्टी डायरेक्शन में CO2 चलेगी। आपको रीडिंग्स याद रखनी है, ठीक है। ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये इंस्पायर की अपन ने ये, जिसमें ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 ये एल्वियोलाई के अंदर है, ठीक है। फिर एल्वियोलाई वाली, जैसे ही एल्वियोलाई के साथ गैस एक्सचेंज होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर कौन जाती है? पल्मोनरी वेन। कहाँ लेके जाएगी? हार्ट के अंदर। ये अपन सर्कुलेटरी में समझेंगे। फिर हार्ट से वापस बाहर आएगी ऑर्टा से, और ऑर्टा से सारे मतलब अपने जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उनमें जाती है, और फिर टिश्यू के पास ले जाएगी। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। जैसे ही ऐसा होगा ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड की रीडिंग, ये डीऑक्सीजनेटेड की रीडिंग, ठीक है। और डीऑक्सीजनेट से ये ब्लड वापस यहाँ पर, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में, ठीक है। एक देखो पॉइंट है जो याद रखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में। ऑक्सीजन से CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, याद रखना। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन CO2, ठीक है। CO2 की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होती है, और इस सॉल्युबिलिटी की वजह से जब अपन आगे देखेंगे अभी कि जब डिसॉल्व होगा तो उस समय क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कम घुल पाएगी और CO2 जो है वो ज्यादा घुल पाएगी, ठीक है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2. O2 के कंपेयर में पर पार्शियल प्रेशर पे जो CO2 का डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि CO2 ज्यादा सॉल्युबल होती है। यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ CO2 की जगह गैस कर लो, द अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसे कहेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटी। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कैपेसिटी। और डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है वो CO2 की ज्यादा होती है, O2 की कम होगी, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है O2 के कंपेयर में। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? एक देखो 2-3 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। डिफ्यूजन कैपेसिटी जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी वो किसकी थी? डिफ्यूजन कैपेसिटी की थी, ठीक है।
और डिफ्यूजन कैपेसिटी के साथ अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रेट ऑफ गैस एक्सचेंज है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अब ये चीज़ जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करेगी वो अपन देखते हैं। तो एक तो डिपेंड करेगी अपने पार्शियल प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर पे। जितना पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ही आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी पर। जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उतना रेट एक्सचेंज ज़्यादा होगा। और तीसरा होगा थिकनेस पर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस पे। थिकनेस ज़्यादा होने पर ये कम होगा, ये याद रखना, ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है जो ये अपन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन सरफेस कह रहे हैं, ये किसकी बनी होती है? तो एनसीईआरटी लिखती है कि 3 मेम्ब्रेन की बनी होती है। 1 2 3। 1 2 3 कौन सी है? 1 है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है। दूसरी है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और तीसरी है उन दोनों के बीच की एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये येलो कलर वाली, सॉरी, ठीक है, येलो कलर वाली जो दिख रही है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री दिख पा रहे हो आप, ये कौन सी हो जाएगी? स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये जो बाउंड्री देख पा रहे हो ग्रीन वाली, ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इन 3 का कलेक्शन, ये देखो, फर्स्ट, ये अपने फर्स्ट, ये बीच में सेकंड, ये थर्ड, इन 3 का कलेक्शन जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहेंगे। इन 3 का कलेक्शन होने के बावजूद भी इसकी थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से क्या होती है? कम ही होती है, ठीक है, और ये भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो गैस एक्सचेंज हो गया, हाँ, गैस एक्सचेंज देख लेते हैं। यहाँ पर एयर आएगी तो ऑब्वियस थिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम। यहाँ पर ऑक्सीजन का कम होगा, CO2 का ज़्यादा। तो यहाँ से तो CO2 यहाँ चली जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ जब आएगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अपन को 2 ही चीज़ों का पढ़ना है, ऑक्सीजन और CO2 का। ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? ब्लड करवाएगा। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होती है 3% होता है डिजोल्व फॉर्म में और 97% होता है हीमोग्लोबिन के साथ, RBC के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है 7%, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, और RBC और हीमोग्लोबिन के साथ होता है 20 to 25%। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 2 तरीके से होता है, 3% तो डिजोल्व फॉर्म में और 97% हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन वाला अपन मेनली देखते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी और फिर उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता रहेगा। जिस जगह ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना लेगी और ऑक्सीजन उस जगह रिलीज हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, मतलब इसमें आयरन होता है और साथ में क्या होगा? प्रोटीन होगा, ठीक है। हिम जो होता है वो पिगमेंट है आयरन कंटेनिंग और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। O2 कैन बाइंड हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मतलब उसके साथ जुड़ भी सकती है, वापस हट भी सकती है, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन जोड़ पाता है? 4 जोड़ पाता है, ठीक है, ये भी याद रखें। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मेनली किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो वहाँ ये बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम तो ये टूट कर ये बना लेगा। इसके अलावा CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बोले तो pH और टेम्परेचर भी फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम तो बाइंडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सही है। अब जहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, अब सोचो कि एक जगह है जहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। अब पार्शियल प्रेशर तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है, तो CO2 का ज़्यादा होने का क्या मतलब है? वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा और कम होगा इसका मतलब ये कंबाइन नहीं करेगा, डिसोसिएशन करवाएगा। तो अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो कंबाइनिंग घट जाती है, ठीक है। अभी अपन आगे देखेंगे CO2 जो है वो H2CO3 बनाएगी, फिर H+ आयन देगी, अभी अपन आगे समझेंगे। तो अभी के लिए ये समझो, जहाँ H+ ज़्यादा बेसिकली CO2 ज़्यादा, तो वो भी क्या करेगी? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करवाएगी। कैसे करवाएगी वो समझेंगे। pH कम होना H+ को ज़्यादा बताता है।
तो अगर pH कम है तो H प्लस ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तक के वापस समझते हैं। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा ऑक्सीजन का तो कंबाइनिंग ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा तो कंबाइनिंग कम, H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो कंबाइनिंग कम, pH कम तो कंबाइनिंग कम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी घटती है। ठीक है, अब देखो एक बुक में ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर ले रखा है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसका मतलब कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है, सॉरी हीमोग्लोबिन जो है पूरी तरीके से मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुके हैं। एक पर कितने जुड़ते हैं, 4 जने जुड़ते हैं, 4 जुड़ने के बाद ये वाला सेचुरेट हो गया। ऐसे कितने मॉलिक्यूल, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, उसमें से 70 पर जितनी जुड़ सकती थी जुड़ चुकी है, इसका मतलब 70% सेचुरेशन हो गया। तो ये कब बढ़ेगा, तो जैसे जैसे अपन ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, पार्शियल प्रेशर, ये सेचुरेशन लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक बार 100 पे बढ़ गया, अब 100 से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना मॉलिक्यूल 100% से, उसके बाद ये फ्लैट लाइन आ जाएगी। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्राफ। और इसी ग्राफ को अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं P50, अपने एनसीईआरटी में नहीं है, आप अच्छे से समझे। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाया सेचुरेशन बढ़ता गया, तो एक बार ये सेचुरेशन बढ़ता 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 ये किस पे आएगा, 50 पे भी आएगा। तो जिस पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेशन होता है उस पार्शियल प्रेशर को क्या कहते हैं, P50 कहते हैं। क्या कहते हैं, P50। एक और चीज, अगर कंडीशन चेंज करें तो ये ग्राफ जो है इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अगर राइट साइड में शिफ्ट होता है तो इसे अपन कहेंगे कि ये डिसोसिएशन को फेवर नहीं कर रहा, सॉरी एसोसिएशन को फेवर नहीं कर रहा, डिसोसिएशन को फेवर कर रहा है। लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट होता है तो उसे अपन कहेंगे कि एसोसिएशन को फेवर कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है। देखो पहले P50 के हिसाब से समझाता हूँ। एक बार ग्राफ को मैंने इस तरफ और इस तरफ बना दिया, 50% सेचुरेशन तो ये है ना, तो इसका तो 50% सेचुरेशन वाला पॉइंट ये आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था, और इस वाले में कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है। वापस रिपीट करता हूँ, देखो ये यहाँ पर टच हो रहा है, तो बीच वाला ग्राफ जो मेन ग्राफ था उसका P50 वाला पॉइंट ये। जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ये यहाँ तक ही टच हो रहा है, तो उसका P50 ये। मतलब लेफ्ट शिफ्ट होने पर P50 पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ये मैंने लिखा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब P50 की वैल्यू कम आएगी। ये मैं P50 के हिसाब से क्यों समझा रहा हूँ, जैसे अपनी बुक में है नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीट में भी आएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप मिलाओगे तो उसमें मिल सकता है। और अगर मैं राइट साइड बताऊं तो राइट साइड में देखो ये P50 वाली लाइन तो यहाँ पे जाके टच हो रही है, तो P50 की रीडिंग ये आएगी। तो राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब P50 बढ़ रहा है। एक तो ये हो गया क्लियर। अब राइट साइड शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होगी। तो ये बेसिकली राइट शिफ्ट का मतलब है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है बाइंडिंग के लिए, और फेवरेबल कंडीशन है टूटने के लिए, डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल। कब होता है डिसोसिएशन, जब PO2 कम हो, PCO2 ज्यादा हो, H प्लस ज्यादा हो, pH कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। ये सब चीजें क्या करती है, ऑक्सीजन को टूटने में हेल्प करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने में हेल्प करती है ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो पाए। और फेवरेबल कब होती है, जब P ऑक्सीजन ज्यादा हो, PCO2 कम हो, H प्लस कम हो, pH ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो। ये सब फेवरेबल कंडीशन है बाइंडिंग के लिए, अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर एक इफेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे हल्दाने इफेक्ट कहते हैं, और इस तरफ जो इफेक्ट पढ़ा जाता है उसे बोर इफेक्ट कहते हैं। अगेन ये दोनों आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के एंड में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। किस किस के बीच में खींचा जाता है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीजन के बीच में खींचा जाता है। किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2, H प्लस, pH, टेम्परेचर, किससे क्या होता है ये भी मैं समझा चुका हूँ। अब देखो कुछ चीजें और याद रखनी है। ऑक्सीजन बाउंड कहाँ पर होगी, ऑब्वियस थिंग है लंग्स की सरफेस पे, क्योंकि वह फेवरेबल कंडीशन होगी। डिसोसिएट कहाँ होगी, टिश्यू, क्योंकि वह अनफेवरेबल कंडीशन होगी। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जनरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml तक ऑक्सीजन रखता है। एक्सट्रीम कंडीशन हो तो 20 ml तक रख सकता है, लेकिन जनरल देखो यहाँ एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन
100 में कितना होता है 5 ml। कुछ बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। एक्सट्रीम का कितना तक हो सकता है 20 ml तक। अपन जानते हैं 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, उस हिसाब से 1 ग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 1.34 ml ऑक्सीजन जुड़ सकती। अब देखते हैं CO2 का। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में होता है। डिजोल्व फॉर्म में 7%, जबकि ऑक्सीजन का कितना था सिर्फ 3%। ऐसा क्यों, उससे ज़्यादा क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा था CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। दूसरा किसके फॉर्म में होता है? मेनली होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, और उसके बाद जो पीछे बचा 20 to 25% वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से। तो सॉल्युबिलिटी वाला अपन जो प्लाज्मा में डिजोल्व है उसका तो कुछ नहीं, सिंपल सा प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी 7% CO2 और ट्रेवल होगी। उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों पॉइंट को अपन देखते हैं। पहले लिखा हुआ है CO2 जो हीमोग्लोबिन से ट्रेवल होती है किस फॉर्म में होगी? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और 20 to 25% होगी। जहां CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वह हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना देगी, और उल्टा होने पर वो वापस टूट जाएगी। मतलब ये भी रिवर्सिबल बाइंडिंग है, ठीक है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। जहां CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा या जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वह कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। उल्टा होने पर जो होगा टूटना हो जाएगा। अब एक और चीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है RBC। मान लेते हैं कि ये RBC है, ठीक है। तो RBC के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखो CO2 जो होती है वो अंदर आई RBC के अंदर, वह वाटर के साथ रिएक्ट करी और H2CO3 बना दी, और ये करवाएगा कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसे तोड़ देगा HCO3 माइनस और H+ में। किस किस में तोड़ेगा? HCO3 माइनस H+ में। अब ध्यान से सुनना, ये HCO3 माइनस इस RBC से बाहर चली जाएगी। अब नेगेटिव आयन बाहर गया तो या नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी, तो बाहर से एक नेगेटिव आयन अंदर आएगा, और वो हमेशा कौन सा होगा? Cl माइनस। तो HCO3 बाहर चली जाएगी प्लाज्मा में, तो अपन कहते हैं कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कितने % ऐसे चलती है? 70%। लेकिन उसका मेन घटनाक्रम कहाँ हुआ था? RBC के अंदर। एक और चीज, जब HCO3 बाहर गई थी तो Cl माइनस अंदर आई, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। इसको भी मैं डिटेल में चैप्टर के एंड में समझा दूंगा। तो RBC के अंदर एक एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी प्लाज्मा में भी देखने को मिलती है। जहां पर CO2 ज्यादा होगी वहां CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3, फिर HCO3 माइनस, फिर HCO3 प्लाज्मा में जाएगा और फिर प्लाज्मा में ट्रेवल करेगी। तो इस तरफ तो होना कहाँ होगा? टिश्यू में, ठीक है। जैसे ही एल्वेलाई के पास जाएगी, एल्वेलाई के पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर घटेगा, तो ये H+ HCO3 के साथ जुड़कर वापस H2CO3 बना लेगा, H2CO3 वापस H2 और CO2 बना लेगी, और CO2 रिलीज हो जाएगी। तो एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, वह CO2 RBC के अंदर डिफ्यूज होती है, HCO3 माइनस बनाती है। और एट एल्व्यूलर साइट जहाँ PCO2 कम है वहां पर उल्टा होगा, CO2 वापस रिलीज हो जाएगी। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड, या ऑक्सीजनेटेड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml CO2 होती है, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml O2 थी। ये अपना क्या था? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग इन ब्रीथ आउट ये सब कौन करवाता है? तो मेनली होता है न्यूरल कंट्रोल। इसको आप इस तरफ अच्छे समझे। न्यूरल कंट्रोल दो होते हैं, एक मेडुला ऑब्लांगेटा में और एक पॉन्स में। मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करवाता है। फोर्सफुल भी है, ये डिसाइड करता है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेट करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का रिदम सेट करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करना चाहते हो तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक होता है DRG, एक होता है VRG। ये U नहीं है, VRG। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है इंस्पिरेटरी हैंडल करता है, और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी दोनों हैंडल करता है, ठीक है। याद रखना अगर रखना चाहे तो, एक्स्ट्रा है वैसे। एक होता है पॉन्स। पॉन्स को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्या काम करता है? तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जो रोके कि बस हो गया, इनहेल जितना होना था वो हो गया। तो वो कौन करेगा? पॉन्स वाला सेंटर करेगा।
इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और ये एक और काम भी करेगा, अभी मैं समझाता हूँ। पहला तो ये जैसे इंस्पिरेशन को रोकेगा तो आपकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, एक्सपिरेशन करना पड़ेगा, तो ये हेल्प करता है। एक ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम ज्यादा भी करवा सकता है। तो अगर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम करेगा तो एक्सपिरेशन हो जाएगा, फिर वापस इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन। तो अगर ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटाता है, इसका मतलब आप जल्दी जल्दी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे। लेकिन अगर ये इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाता है, इंस्पिरेशन ज्यादा लंबा हो गया तो ऑब्वियसली एक्सपिरेशन भी लंबा हो जाएगा, तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉन्स का ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को क्या करता है, चेंज कर सकता है, ड्यूरेशन को घटा सकता है। अगर ड्यूरेशन को घटा सकता है इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकता है। तो ये दो तो कंट्रोल हो गए। इसके अलावा बाकी की अब जितनी भी माथाफोड़ी है वो याद ना करें, सिर्फ इतना याद करें, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स में, नॉर्मल रिदम कौन सेंड करता है, ये कौन ड्यूरेशन घटा या बढ़ा सकता है, पॉन्स बढ़ा सकता है। अगर पॉन्स ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो ये ड्यूरेशन को बहुत कम कर देगा, तो ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब एक केमिकल कंट्रोल, देखो बहुत सारे कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिसेप्टर रखते हैं और वो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब ये सेंटर से अगर पता चले कि CO2 और H+ बढ़ रहे हैं तो ये सेंटर क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसको मैसेज देते हैं। और अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही अगर मान लो इन्होंने कहा कि CO2 और H+ ज्यादा हो गई तो वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कह देंगे और वो रिदम सेंटर क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट की रेट बढ़ा देगा। ब्रीथिंग रेट बढ़ाने से वो CO2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगर CO2 और H+ कम हो गई है इसका मतलब ब्रीथिंग कम करो, ठीक है। तो ये दोनों काम करवाएगा कौन, रिदम सेंटर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कौन देगा कि CO2 बढ़ी, CO2 छोड़ी, वो कम है, वो कौन देगा, कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ कहाँ होते हैं ये याद रखना है। एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में, दूसरा ऑर्टिक आर्क में, तीसरा कैरोटिड आर्टरी। 3 ऐसी जगह है जहां पर कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं जो कीमो रिसेप्टर रखते हैं। किसके लिए रिसेप्टर रखते हैं, CO2 और H+ के। जैसे ही इनको पता चलता है ये बढ़ रहा है, ये रिदम सेंटर को मैसेज देते हैं, वो ब्रीथिंग रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ही इनको लगता है कम है, ये रिदम सेंटर को मैसेज देते हैं, ब्रीथिंग रेट कम हो जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान रखें, the role of oxygen in regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant। मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उससे ब्रीथिंग रेट कम ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा सरप्राइजिंग है लेकिन याद रखें, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या ऑक्सीजन के कम ज्यादा खोने से क्या रिदम सेंटर पर या ब्रीथिंग रेट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। वो किससे फर्क पड़ता है, CO2 से फर्क पड़ता है, ना कि ऑक्सीजन से, ठीक है। लास्ट में अपने चैप्टर में कुछ डिसऑर्डर दे रखे, देख लेते हैं। एक है अस्थमा। ये इसमें क्या होता है कि पर्सन को ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होती है, वीजिंग साउंड, मतलब ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में। और ये कब होता है, जब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे वो किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है या किसी और कारण वजह से हो रहा है। दूसरा है एम्फीसीमा। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से होता है और इसमें एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगी, तो आपको सांस लेने में पेन होगा, ठीक है। और जनरली ये किससे होता है, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करने से एल्वियोलाई डैमेज होने लगती है, पॉल्यूशन से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपकी एल्वियोलाई के अंदर जाएंगे और एल्वियोलाई को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, तो वहाँ फाइब्रोसिस फाइबर बनने लगेंगे और जितने ज़्यादा फाइबर बनेंगे लंग्स उतने ही डैमेज होते गए और आपको मतलब आपकी लंग्स खराब होते जाएंगे। लेकिन इस डिसऑर्डर में आपकी कोई गलती नहीं, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यही वजह है ऐसे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, मास्क वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। 2 तरह की बीमारियां ऐसे लिखवाते हैं, एक होती है अपने सिलिकोइसिस, क्या होती है, सिलिकोइसिस, और एक होती है एस्बेस्टोसिस, ठीक है। ये 2 याद रख सकते हैं, 2 ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो 2-3 पॉइंट थे जो मैंने आपको बोल लेते कि अपने बुक में है नहीं, अपन समझ लेते हैं। एक क्लोराइड शिफ्ट जिसे हैमबर्गर फिनोमेनन कहते हैं। देखो टिश्यू लेवल पे, जहाँ टिश्यू में जहाँ CO2 ज्यादा होती है, CO2 RBC के अंदर है,
वहाँ आरबीसी के अंदर आके वो H2O से रिएक्ट की, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से H2CO3 बनाई, H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेट की वजह से H+ और HCO3 में टूट गया। HCO3 माइनस प्लाज्मा में चला जाएगा। इसके बदले में प्लाज्मा में एक नेगेटिव आयन अंदर आएगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव आयन था। इस चीज को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, अब ये H+ क्या करेगा? तो H+ जो होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर HbH बनाएगा और O2 रिलीज कर देगा। ऑब्वियसली टिश्यू में अपन को O2 रिलीज करवानी है। इसका क्या मतलब है? CO2 के बढ़ने की वजह से H+ बढ़ा था और H+ बढ़ने की वजह से ये डिसोसिएशन हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं बोर इफेक्ट। CO2 react with water to form carbonic acid, then lower the pH, induce the dissociation of oxyhemoglobin। PO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन डिसोसिएशन होना क्या कहलाता है? बोर इफेक्ट कहलाता है। और इसकी वजह से वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का राइट साइड में मूव करेगा। राइट शिफ्ट का मतलब ये। ठीक है, एक और चीज, अगर मान लो कि कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या होगा? तो देखो, अगर जिस जगह ऑक्सीजन ज्यादा है, ये HbH जो होगा वापस Hb और H+ में टूटेगा। मतलब ये HbH जो है वो टूट जाएगा Hb और H+ में। जैसे ही H+ वापस बनेगा, ये H+ HCO3 के लिए वापस जुड़ेगा। अब ये जुड़ने के लिए रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी होगा, जिसमें Cl- बाहर जाएंगे, HCO3- अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये H+ उसके साथ जुड़ेगा, उससे H2CO3 बनेगा, उससे H2O बनेगा, उससे CO2 रिलीज हो जाएगी और वो CO2 को ब्रीथ आउट कर देंगे। तो जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वहां पर CO2 डिस्प्लेस होगी और इसको कहेंगे हल्दन इफेक्ट। और ये लेफ्ट शिफ्ट को शो कर रहा है। ये लेफ्ट शिफ्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन की कंबाइनिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ये राइट शिफ्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन। एक और चीज, जब H+ बढ़े थे, H+ बढ़ने का क्या मतलब है कि आपका एसिड बढ़ रहा है, उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने उस H+ को अपने साथ जोड़कर H+ की कंसंट्रेशन को घटाया। और जब जरूरत पड़ी तो वापस H+ दे भी सकता है। देखो, इस वाले में H+ वापस दे भी सकता है। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर को कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। ऐसी चीज को कहते हैं बफर एजेंट। जब H+ बढ़ेंगे तो ये वाला काम हो जाएगा, जब H+ घटेंगे तो ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, ये दो दे रखे हैं देखो। तो हीमोग्लोबिन एक अच्छा बफर एजेंट भी है, आप ये भी याद रखें, ये भी एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो ये सारे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप चाहे तो अच्छे से इनको देखकर याद कर लें। ठीक है, टिश्यू लेवल पर क्लोराइड शिफ्ट होता है, एल्वेलाई पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है, हल्दन इफेक्ट हो गया, बोर इफेक्ट हो गया, अपने क्लोराइड शिफ्ट वगैरह सब हो गया। ठीक है, तो इसके साथ अपन ये चैप्टर को एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और सिर्फ NCERT से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।